हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दैडू संकल्प। मैं प्रिंस महेश्वरी। दोस्तों, जैसे कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज चल रही है और हम मॉडर्न हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि गांधीयन एरा, रिवॉल्ट ऑफ 1857, इंपॉर्टेंट नेशनल पर्सनैलिटी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जी नेशनल एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, रेलिवेंस रखता है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है जी, हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें। इसके साथ साथ जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान जैसे क्रिप्स मिशन आया, ठीक है, अगस्त ऑफर आया, कैबिनेट मिशन प्लान आया, तो ये भी देखते हैं। ठीक है, गांधी की मूवमेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द गांधीयन एरा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस लेक्चर, दैट इज नेशनल एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। वीडियो अंत तक देखिएगा, ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं जी चापेकर ब्रदर्स, चापेकर बंधु। ठीक है जी, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद जो पहला पॉलिटिकल असैसिनेशन हुआ, जो पहला पॉलिटिकल मर्डर हुआ, वो किया चापेकर ब्रदर्स ने। द फर्स्ट पॉलिटिकल असैसिनेशन ऑफ अ ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया पोस्ट 1857 रिवॉल्ट। ठीक है जी, ब्रदर्स दामोदर बालकृष्ण एंड वसुदेव चापेकर शॉट एट डब्ल्यू.सी. रैंड। एक प्लेग कमिश्नर थे, ठीक है जी, प्लेग कमेटी थी, प्लेग कमिश्नर थे डब्ल्यू.सी. रैंड। इन्होंने जो डब्ल्यू.सी. रैंड थे उसका मर्डर कर दिया। ठीक है जी, शॉट एट डब्ल्यू.सी. रैंड। और रैंड के जो मिलिट्री एस्कॉर्ट थे लेफ्टिनेंट आईएस, वो तो उनकी तो मौके पे डेथ हो गई और कुछ दिनों के बाद रैंड की भी डेथ हो गई। ठीक है जी, तो दोनों के ऊपर अटैक किया चापेकर ब्रदर्स ने। ठीक है, गोली चलाई, जो उनके लेफ्टिनेंट थे आईएस, उनकी मौके पे डेथ हो गई और रैंड कुछ दिनों के बाद पहले जख्मी हो गए, बाद में हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। Whereas Rand died few days later due to wounds. ठीक है जी, the brothers were against the atrocities committed by the British authorities under Rand during the plague epidemic in Pune. एक्चुअली क्या हुआ जी, पुणे में ना बहुत भयंकर प्लेग फैल गई थी 1896-97 में। तो चापेकर बंधुओं का मानना था कि जो ये प्लेग कमेटी है, जो वहाँ की इंचार्ज थे, प्लेग कमेटी जो बनी, जो उसके इंचार्ज थे डब्ल्यू.सी. रैंड। ठीक है जी, तो इन्होंने अपनी जिम्मेवारी सही से नहीं निभाई और जो प्रशासन था उन्होंने प्लेग को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स नहीं उठाए, कुछ भी काम नहीं किया और बहुत ज्यादा लोगों की इसमें डेथ हो गई। तो ये इस चीज से नाराज थे। ठीक है जी, एंड द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक एंडेड अप हरासिंग इंडियंस एंड एम्प्लॉइंग एक्सट्रीम मेजर्स। ठीक है जी, तो जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, वो एपिडेमिक को रोकने के लिए, ठीक है, बहुत अत्याचार कर रही थी, हरास कर रही थी इंडियंस को। ठीक है, नजरबंद कर रही थी और इंडियंस के ऊपर बहुत तरह के जो मेडिसिन ट्रीटमेंट किए जा रहे थे। ठीक है जी, बहुत एक्सट्रीम मेजर्स लिए जा रहे थे। ठीक है, एंड ऑल द थ्री ब्रदर्स वर हैंग्ड फॉर द असैसिनेशन। लेकिन इन तीनों भाइयों की डेथ हो गई। दामोदर बालकृष्ण एंड वसुदेव की डेथ नहीं हुई, इन्हें फांसी की सजा दी गई, जो इन्होंने डब्ल्यू.सी. रैंड और एम हस्ट का मर्डर किया जी। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद जो एक पहला मेजर दोबारा एक तरह का रिवॉल्ट या एक तरह का गुस्सा जो फूट के निकल के आया, वो चापेकर ब्रदर्स ने निकाला जी 1897 में, डब्ल्यू.सी. रैंड और एम हस्ट का मर्डर करके। ठीक है, डब्ल्यू.सी. रैंड कौन थे? जो प्लेग कमिश्नर थे, जिनकी देख रेख में सही काम नहीं हुआ, प्लेग को रोकने के लिए कोई भी काम नहीं किया गया और प्लेग बहुत ज्यादा फैली, इससे बहुत लोगों की डेथ हुई और उल्टा गवर्नमेंट ने लोगों को ही हरास किया इसमें। ठीक है जी, चलो अगला देखते हैं। स्वदेशी मूवमेंट, ईयर है 1905। ईयर सबके इंपॉर्टेंट रहेंगे जी। स्टार्टेड अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में बंगाल के दो हिस्से हो गए जी, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, ईस्ट बंगाल में कौन डोमिनेट करता था? मुस्लिम्स। और वेस्ट बंगाल में कौन डोमिनेट करता था? हिंदू। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हुए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के दो हिस्से कर दिए, जो कि उस टाइम में नेशनलिज्म का गढ़ माना जाता था बंगाल। ठीक है, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। तो इससे नाराज होकर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी या जो लीडर्स थे, चाहे वो मॉडरेट चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है जी, वो सब नाराज हो गए। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक ने खास करके स्टार्ट की 1905 में स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, और इसमें बहुत सारे मतलब आईएनसी ने पूरा सपोर्ट किया। बाल गंगाधर तिलक
कॉल्ड दिस मूवमेंट एज बहिष्कार योगा, और बाल गंगाधर तिलक ने इस मूवमेंट को नाम दिया बहिष्कार योगा। ठीक है जी। लोगों ने भाईचारा दिखाने के लिए, सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए एक दूसरे के राखी बांधी। पीपल ऑफ बंगाल टाइड राखीज ऑन ईच अदर्स रिस्ट एज सिंबल ऑफ सॉलिडेरिटी। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक दूसरे के हाथों पे राखी बांधी भाईचारा दिखाने के लिए। ठीक है जी। तिलक रेस द स्लोगन स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, इसके बाद ही मतलब 1905 में जो स्वराज का आइडिया जो उसे कंसेप्चुलाइज किया गया, उसको कंसेप्ट को लिया गया, और 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की कलकत्ता सेशन में, अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में इसे पारित किया गया। कलकत्ता सेशन में इसे पारित किया गया। इसकी डिमांड की गई स्वराज की ऑफिशियली कलकत्ता सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाय दादा भाई नेहरू जी। So तिलक raised the slogan स्वराज is my birthright and I shall have it। तिलक ने इसमें स्लोगन दिया जो कि तिलक का बहुत फेमस स्लोगन है। तिलक ऑर्गेनाइज गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल टू गैदर द पब्लिक सपोर्ट। ठीक है, तिलक ने गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल सेलिब्रेट मनाना स्टार्ट किया। ठीक है जी, पब्लिक की सपोर्ट इकट्ठी करने के लिए। ठीक है, अलग अलग रेवोल्यूशनरीज ने, मॉडरेट्स ने, हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप थी, सबने पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट स्वदेशी मूवमेंट में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अपने अपने लेवल पे सभी ने लोगों को जोड़ा। बट पार्टीशन ऑफ बंगाल हो चुका था। ठीक है, किसने किया? कर्जन ने, और इसके अगेंस्ट स्टार्ट की गई स्वदेशी मूवमेंट 1905 में। ठीक है जी। तो फाउंडर कौन है? जो इसके कोर फाउंडर हैं बाल गंगाधर तिलक एंड अदर जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाकी मेंबर्स भी इसमें शामिल थे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अलीपुर बॉम्ब केस 1908। ठीक है जी, ऑल्सो कॉल्ड मुरारीपुकुर कॉन्स्पिरेसी और मनिकटोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी। ठीक है जी, तो इसमें हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है खुदीराम बोस से। तो पहले डिस्कस करते हैं जी हुआ क्या। डगलस किंग्सफोर्ड एक मजिस्ट्रेट थे, ब्रिटिश मजिस्ट्रेट थे। ठीक है जी, और ये टारगेट थे प्रफुल्ल चक्की एंड क्या नाम है हमारे खुदीराम बोस का। ठीक है जी, खुदीराम बोस को और प्रफुल्ल चक्की को टारगेट दिया गया था इन्हें डगलस किंग्सफोर्ड को मारने का। ठीक है जी। डगलस किंग्सफोर्ड वाज एन अनपॉपुलर ब्रिटिश चीफ मजिस्ट्रेट हु वाज द टारगेट ऑफ बॉम्ब थ्रोन एट मुजफ्फरपुर। नॉर्थन बिहार के मुजफ्फरपुर इलाके में इनके ऊपर एक बॉम्ब गिराना था। ये टारगेट मिला था खुदीराम बोस को और प्रफुल्ल चक्की को। Unfortunately, the carriage at which the bomb was targeted contained two English ladies and not Kingsford। उस दिन अनफॉर्चुनेटली जिस कैरेज के ऊपर, जिस बग्गी के ऊपर वो बॉम्ब गिरना था, उसमें डगलस किंगफोर्ड नहीं थे और उनकी जगह दो ब्रिटिश लेडी थी। ठीक है जी, एंड द टू वुमेन डाइड इन द अटैक, और बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और वो दो महिलाओं की डेथ हो गई। ठीक है जी, जिन रेवोल्यूशनरीज ने बॉम्ब गिरा मैंने आपको नाम बताया जी पहले ही, वो कौन थे? प्रफुल्ल चक्की एंड खुदीराम बोस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रफुल्ल चक्की एंड खुदीराम बोस, क्योंकि खुदीराम बोस यंगेस्ट इंडियन है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है जी, यंगेस्ट इंडियन रेवोल्यूशनरी टू बी हैंग्ड। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है पेपर का। सबसे छोटी उम्र में भारत में किसे फांसी हुई थी? वो खुदीराम बोस, कोई 18 साल की भी एज इनकी कंप्लीट नहीं थी। चक्की कमिटेड सुसाइड व्हाइल बॉस हैंग टू डेथ। चक्की ने सुसाइड कर लिया, अपने खुद को गोली मार ली, लेकिन बॉस को हुई फांसी की सजा। दे वर ऑल द मेंबर ऑफ अनुशीलन समिति इन कलकत्ता। ये किसके मेंबर थे? अनुशीलन समिति के मेंबर थे, जो कि कहां पे बनी थी? कलकत्ता में। ठीक है, तो किसका मर्डर करने की कोशिश की? डगलस किंग्सफोर्ड की। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि उस दिन जो वो कैरेज है उसमें डगलस किंगफोर्ड नहीं है, लेडीज है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मारा कौन गया? दो लेडीज मारी गई। ठीक है, डगलस किंगफोर्ड बच गए और इन दोनों प्रफुल्ल चक्की ने खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस को फांसी हुई। ठीक है, तो इसे बोलते हैं जी अलीपुर बॉम्ब केस। ये कब हुआ? 1908 में। और यंगेस्ट इंडियन रेवोल्यूशनरी टू बी हैंग्ड कौन थे? खुदीराम बोस को सबसे छोटी उम्र में फांसी की सजा हुई। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कब हुआ अलीपुर बॉम्ब केस? 1908। अटैक किसके ऊपर हुआ? डगलस किंग्सफोर्ड। किसने किया? प्रफुल्ल चक्की एंड खुदीराम बोस। डन जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
गदर पार्टी मूवमेंट, ईयर है 1913, बहुत फेमस रही है जी गदर पार्टी। फाउंडेड बाय बाबा सोहन सिंह पकना, लाला हरदयाल, संतोख सिंह, बसाखा सिंह, ज्वाला सिंह एटसेट्रा, दीज वर द कोर फाउंडर्स ऑफ गदर पार्टी मूवमेंट। ठीक है जी। इसका इनिशियल नेम क्या था? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। इसका पहले नेम क्या था? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। बाद में इसको नाम दिया गया गदर पार्टी। इसका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। सेक्रेटरी जनरल थे लाला हरदयाल। करतार सिंह सराभा ने बाद में इस मूवमेंट को ज्वाइन किया, इसके मेंबर बने। ठीक है जी। गदर क्या था? गदर वॉज अ वीकली न्यूज़पेपर। भारत में तो ब्रिटिशर राज होने के कारण बहुत सारी पाबंदियां थी, तो यूएसए में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया। गदर ये एक वीकली न्यूज़पेपर था जो ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट स्टार्ट किया गया टू इंसाइट नेशनलिज्म इन इंडियन डायस्पोरा। जो भारत के लोग, भारत की अच्छी खासी आबादी जो फॉरेन कंट्रीज में रहती थी, खास करके यूएसए कनाडा में रहती थी और कुछ साउथ अफ्रीका में, ठीक है, तो उनको उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगाने के लिए ब्रिटिशर्स के जो काले काम है, जो उनके कारनामे हैं, उसको उजागर करने के लिए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सेंटिमेंट्स पैदा करने के लिए लोगों में स्टार्ट किया गया गदर न्यूज़पेपर, जो एक वीकली न्यूज़पेपर था। ठीक है जी। और इस पूरी मूवमेंट को नाम क्या मिला? गदर पार्टी मूवमेंट। ठीक है जी। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। फाउंडर, सबसे पहले तो फाउंडर इंपॉर्टेंट है, सोहन सिंह पकना एंड ऑल। ठीक है जी। इसका हेडक्वार्टर कहां पे था? सैन फ्रांसिस्को। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनिशियल नेम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। सेक्रेटरी जनरल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके जो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है उसमें बहुत बार पूछा जाता है, लाला हरदयाल। ठीक है। और इसके मेंबर थे करतार सिंह सराभा। अभी गदर है क्या था? गदर वॉज अ वीकली न्यूज़पेपर। गदर एक वीकली न्यूज़पेपर था, ठीक है, जो ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट स्टार्ट किया गया। ठीक है। ये जो इनके फाउंडर हैं बाबा सोहन सिंह पकनेंडो, ये भारत भी आए, इन्होंने भारत में भी आके काम किया, इंडिया के काम किया, लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। लेकिन इंडिया में बहुत सारी पाबंदियां होने के कारण जो ये पूरी मूवमेंट चलाई गई वो यूएसए से चलाई गई। ठीक है जी। और सोहन सिंह भकना की एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है जिसको डबल स्टार मार्क करके स्टेटमेंट को लिखना। ये स्टेटमेंट है जी, नीदर वी आर सिख, ना तो हम सिख हैं ना ही हम पंजाबी हैं, नॉर वी आर पंजाबी। नीदर वी आर सिख नॉर वी आर पंजाबी। आर रिलीजन इज पैट्रियोटिज्म। हमारा धर्म देशभक्ति है। ना ही हम ये सिख हैं ना ही हम पंजाबी हैं, हमारा धर्म क्या है? देशभक्ति। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो ये पूछी जाती है और डबल स्टार मार्क करके लिखना, तो ये क्वेश्चन बनेंगे आपके गदर पार्टी मूवमेंट में से। अगला देखते हैं। जलियांवाला बाग मसैकर, ईयर है 1919। 13 अप्रैल 1919 को कांड होता है जी जलियांवाला बाग। ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस करते हैं रॉल्ट एक्ट, ठीक है, जिसे इतिहास का काला कानून बोला जाता है, रिगार्डेड एज द ब्लैक एक्ट इन हिस्ट्री। अंडर दिस एक्ट पुलिस कैन अरेस्ट एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन। इस कानून के अंदर क्या था जी? पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर सकती है शक के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन, एंड देयर वाज डायरेक्ट इंप्रिजनमेंट विदाउट एनी ट्रायल। और इसके अंदर सीधा सीधा जेल होती थी बिना किसी ट्रायल के। ठीक है। सीधा सीधा क्या होती थी? जेल। कोई कोर्ट में ट्रायल नहीं चलता था। ठीक है। तो एक टर्म यूज हुई जी, ना अपील ना दलील ना वकील। ना तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हो, ना कहीं अपनी दलील दे सकते हो, और ना ही अपने लिए आप कोई वकील हायर कर सकते हो। ठीक है जी। ना अपील ना दलील ना वकील। ठीक है। टर्म यूज हुई जी इसमें। ठीक है। और पुलिस अरेस्टेड 2 इंडियन रेवोल्यूशनरी। इस एक्ट के अंदर शक के आधार पे पुलिस ने 2 इंडियन रेवोल्यूशनरीज को अरेस्ट कर लिया। कौन? सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। इन 2 रेवोल्यूशनरीज को अरेस्ट किया गया जी और इन्हें सीधा जेल में डाल दिया विदाउट एनी कोर्ट ट्रायल। अगेंस्ट देयर अरेस्ट पब्लिक असेंबल्ड इन जलियांवाला बाग। इनकी अरेस्ट के अगेंस्ट पब्लिक इकट्ठी हुई जी जलियांवाले बाग में। एक मीटिंग कॉल की गई जहां पे जनरल डायर ने फायरिंग करती, जिसका ओरिजिनल नाम था रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, जहां पे जनरल डायर ने फायरिंग करती थी। ठीक है। तो
hundreds of people were died and hundreds of people were injured। ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हुई और बहुत ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। ठीक है, और उस टाइम जो पंजाब के गवर्नर थे वो थे माइकल ओडवायर। ठीक है जी, जो उस टाइम क्या थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब। और जो उस टाइम इंडिया के वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है जी, अभी तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं। रॉल्ट एक्ट, ठीक है जी, 1919। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। रॉल्ट एक्ट क्या था जी? किसी को भी अरेस्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन और सीधा जेल होती थी विदाउट एनी कोर्ट ट्रायल। टर्म यूज हुई, ना दलील ना अपील ना वकील। ठीक है, इसके अंदर किसको अरेस्ट किया गया? सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल को। फायरिंग किसने की? जनरल डायर ने, रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। ठीक है जी, अब बहुत जनों को गलत फहमी है कि जनरल डायर को उधम सिंह ने मारा। जनरल डायर को कैंसर हो गया था, ही डाइड ऑफ कैंसर। जनरल डायर को उधम सिंह ने नहीं मारा, उधम सिंह ने मारा माइकल ओडवायर को। उधम सिंह का मानना था कि माइकल ओडवायर उस टाइम पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, इनके ही ऑर्डर्स पे जनरल डायर ने गोली चलाई। तो माइकल ओडवायर को किसने मारा जी? उधम सिंह ने। ठीक है जी, जनरल डायर को नहीं मारा, ये बात ध्यान में रखना। पंजाब के वाइसरॉय कौन थे उस टाइम? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और फिर जलियांवाले बाग हत्याकांड के इंक्वायरी करने के लिए एक कमेटी बैठी, कौन सा जी? एक कमीशन सेटअप किया, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन सेटअप हुआ किसकी इंक्वायरी करने के लिए? जलियांवाला बाग मसैकर की इंक्वायरी करने के लिए, हत्याकांड की इंक्वायरी करने के लिए। ठीक है जी, अगला देखते हैं। खिलाफत मूवमेंट, ईयर है 1920। फाउंडर है अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो क्या हुआ जी? 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गई और वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान अभी ना जो मुस्लिम्स के रिलीजियस हेड धर्म गुरु हैं, खलीफा या जिन्हें कैलिफा भी बोलते हैं, वो रहते थे टर्की में। ठीक है, और जो मुस्लिम्स थे वो टर्की को फॉलो करते थे, खलीफा को फॉलो करते थे। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान टर्की का काफी डिसऑनर किया गया, खलीफा का काफी डिसऑनर किया गया, उन्हें गद्दी से उतार दिया गया। इससे जो मुस्लिम्स थे वो नाराज हो गए और उन्होंने इंडिया में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्टार्ट की जी खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, 1920 से 1922 तक ये चली। फाउंडर है अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। फाउंडेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ड्यू टू डिसऑनर ऑफ खलीफा और खलीफा हु वाज लुक्ड अपॉन बाय मुस्लिम्स एज देयर रिलीजियस हेड, जिन्हें मुस्लिम्स अपना धर्म गुरु मानते थे। एंड ऑन द अदर हैंड टर्कीज एंटर इनटू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और दूसरी साइड टर्की एंटर कर गया जी वर्ल्ड वॉर 1 में। जब टर्की वर्ल्ड वॉर 1 में एंटर कर गया तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे जो वो मुस्लिम्स हो गए। पहले मुस्लिम्स उनके सपोर्ट में थे, ठीक ठाक बन रही थी आपस में, लेकिन जब उनके रिलीजियस हेड का डिसऑनर हुआ तो वो नाराज हो गए, मुस्लिम्स नाराज हो गए और टर्की वर्ल्ड वॉर 1 में एंटर कर गया। ठीक है, तो जो मुस्लिम्स थे वो अगेंस्ट हो गए ब्रिटिशर्स की। एंड अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिन्होंने फिर स्टार्ट की खिलाफत मूवमेंट। और इसके चेयरमैन किसे बनाया गया? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी वॉज द चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस मूवमेंट को लीड किया। तो महात्मा गांधी ने फिर इसके सपोर्ट में स्टार्ट की जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की महात्मा गांधी ने इन द सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट, एज महात्मा गांधी वाज द चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है जी उसके दौरान, ठीक है, जो रिलीजियस हेड थे मुस्लिम्स के खलीफा, उनका डिसऑनर हुआ। डन, सो दिस वाज खिलाफत मूवमेंट। ईयर है 1920, 1920 1922 तक ये चली। नेक्स्ट देखते हैं जी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी से 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक तो इसका ईयर और इसके फाउंडर। जनरली 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाउंडर है मोतीलाल नेहरू, सीआर दास एंड एनसी केलकर। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन हो गए आपके। These founders were frustrated from Gandhi's decision to call off non-cooperation movement. वायलेंस के कारण गांधी ने अपनी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले ली थी, तो ये लीडर्स नाराज हो गए गांधी से, क्योंकि मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल जा रही थी। ये नहीं चाहते थे गांधी मूवमेंट वापस लें, लेकिन वायलेंस के कारण गांधी हिंसा को फॉलो करते थे, नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे, और उन्होंने वायलेंस के कारण अपनी मूवमेंट वापस ले ली। तो ये नाराज हो गए और इन्होंने फिर क्या बनाई जी बाद में
स्वराज पार्टी। 1923 में इन्होंने क्या बनाई? स्वराज पार्टी। इसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी बोला जाता था, क्योंकि इनका मानना था कि जो कांग्रेस है वो अपने जो कोर मुद्दे हैं उनसे भटक चुकी है। ठीक है, जो उनका एक्चुअल काम है इंडियन फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना, फाइट करना, वो अच्छे से नहीं कर पा रही है। सिंगल पार्टी होने के कारण उनकी जवाबदेही नहीं है, तो एक उनका ऑल्टरनेट खड़ा करना होगा। ठीक है जी, तो इन्होंने क्या खड़ा किया? स्वराज पार्टी, अलग से पार्टी खड़ी की। डन। बट पार्टी ब्रोक इन 1926, लेकिन ये पार्टी 1926 में टूट गई। ठीक है जी, बाद में इंटरेस्ट क्लैश हो गए। ठीक है, और सारे बाद में दोबारा आईएनसी में ही मर्ज हो गई, और ये जो पार्टी है वो ब्रोक हो गई 1926 में। ठीक है जी, स्वराज पार्टी। लेकिन इसका फाउंडर और ईयर बहुत रेलिवेंस रखता है एग्जाम में। अगला देखते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1925। मास्टरमाइंड है राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खान। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखो, किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। रेवोल्यूशनरीज के पास पैसा नहीं था, तो उनको वेपन खरीदने हैं, मूवमेंट चलानी है, लोगों को ऑर्गेनाइज करना है, तो खर्चा होता है जी, पैसा नहीं था। तो उन्होंने एक ट्रेन में रॉबरी की जिसमें खजाना, सरकारी खजाना जा रहा था। इट वॉज अ ट्रेन रॉबरी नियर काकोरी इन उत्तर प्रदेश, इन विच रेवोल्यूशनरीज प्लंडर्ड गवर्नमेंट ट्रेजर फॉर परचेज ऑफ वेपन एंड अदर वर्क्स ऑफ द मूवमेंट। ठीक है जी, रेवोल्यूशनरीज ने सरकारी खजाना लूट लिया नियर काकोरी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस केस में गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा छापेमारी की। ठीक है जी, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए, और 29 इंडियंस की अरेस्ट हुई इस केस में। इन दिस केस 29 इंडियंस रेवोल्यूशनरी वर अरेस्टेड, और इनमें से 4 जनों को फांसी हुई। कौन? दो तो जो मास्टरमाइंड थे जी, राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खान, एंड अदर 2 वर राजेंद्र लहरी एंड रोशन लाल। इन्हें क्या हुई जी? फांसी हुई इस केस में। ठीक है, तो इसे फेमसली जाना जाता है काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। मास्टरमाइंड ध्यान में रखना राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खान। ईयर माइंड में रखना जी 1925। ठीक है, कहां पे हुई? काकोरी, उत्तर प्रदेश में। डन। अगला देखते हैं जी, साइमन कमीशन 1928। चेयरमैन है सर जॉन साइमन। It was a 7-member commission sent by the British Parliament for constitutional reforms in India. साइमन कमीशन के चेयरमैन थे जॉन साइमन। ये आए जी इंडिया में। ठीक है, और इन्हें भेजा गया, एक्चुअली ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भेजा था, और जो साइमन कमीशन था ये 7-member कमीशन था जिसके चेयरमैन थे जॉन साइमन। किस चीज के लिए? भारत में संविधान का निर्माण करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए आए, संविधान बनाने के लिए। बट इट वॉज अपोज्ड बाय इंडियन रेवोल्यूशनरीज, लेकिन भारतीय रेवोल्यूशनरीज ने इसे अपोज किया। जहां भी ये गए इन्हें काले झंडे मिले, बाजार बंद मिले। ठीक है, लोगों ने इस तरह इनका अपोज किया, बिकॉज ऑल द 7 मेंबर्स वर ब्रिटिशर्स। क्योंकि भारतीयों का मानना था कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनना है, हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनना, और इसमें एक भी मेंबर भारतीय नहीं है। ऑल द 7 मेंबर्स वर ब्रिटिशर्स, ये था मेन कारण। ठीक है जी, रेवोल्यूशनरी रेस था स्लोगन साइमन गो बैक। लोगों ने झंडों पे लिखा, पोस्टर्स पे लिखा और नारे लगाए, साइमन गो बैक, गो बैक साइमन। साइमन कमीशन जहां भी गया उन्हें इन बोर्ड्स, ये बोर्ड्स दिखाए गए, झंडों पे ये लिखा गया, इस चीज का सामना करना पड़ा, साइमन गो बैक। जब प्रोटेस्ट चल रहा था जी, तो पुलिस ऑफिसर्स कोर्ट ने लाठी चार्ज ऑर्डर कर दिया। पुलिस ऑफिसर्स कोर्ट ऑर्डर द लाठी चार्ज ऑन प्रोटेस्टर्स। ठीक है, इन विच लाला लाजपत राय ब्रूटली इंजर्ड एंड 8 days लेटर डाइड इन हॉस्पिटल। और इस प्रोटेस्ट के दौरान लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरह घायल हो गए, उनके सर पे चोटें आई, और 8 दिन बाद हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है जी, तो हमने इंपॉर्टेंट नेशनल पर्सनैलिटीज में लिखा था, फिर इनकी मृत्यु का बदला लिया भगत सिंह ने। ठीक है, वो स्कॉट को मारने गए, लेकिन गलती से किसे मारा है? सॉन्डर्स को, दूसरे पुलिस ऑफिसर को। ठीक है जी, तो पुलिस ऑफिसर ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया, तो इसमें लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरह घायल हो गए, उनके हॉस्पिटल में क्या हो गई? डेथ। ठीक है, स्लोगन लगाए साइमन गो बैक। ठीक है जी, दिस इज साइमन कमीशन। कौन से ईयर में आया? 1928 में। फिर इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो दी 1930 में। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। ठीक है जी, तो जो हमारी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसके
वो साइमन कमीशन रिपोर्ट के ऊपर चर्चा के लिए ही बुलाई गई थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में। डन। चलो अगला देखते हैं, चिटागोंग आर्मरी रेड, ईयर है 1930। चिटागोंग आर्मरी रेड के मास्टरमाइंड कौन है जी? सूर्या सेन। ठीक है, मास्टरमाइंड कौन थे? सूर्या सेन। He along with his team like गणेश घोष, लोकनाथ बल, अंबिका चक्रवर्ती, अनंता सिंह एटसेट्रा, इन सबके साथ मिलके इन्होंने एक प्लान बनाया जी कि जो गवर्नमेंट आर्मरी है, ठीक है, जो जहाँ पे सरकार वेपन्स रखती है उसको लूटा जाए, ठीक है, और गवर्नमेंट के साथ संघर्ष किया जाए। ठीक है जी, एक्सट्रीमिस्ट सोच वाले थे ये। और इन्होंने एक प्लान ये बनाया कि इन्होंने टीम्स डिवाइड कर ली कि जो टेलीग्राफ लाइंस हैं उसे काट दिया जाएगा, रेल लाइन को कट ऑफ कर दिया जाएगा, ताकि जो चिटागोंग है उसका रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ कनेक्शंस टूट जाए। जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्हें इमीडिएट कोई सरकारी हेल्प ना मिल सके। They laid a plan to cut telegraph line and rail line to cut the connection with the rest of India। ठीक है जी, ये प्लान बनाया किसने? सूर्या सेन और उसकी टीम ने। They raided the British armory and plundered the guns। इन्होंने ब्रिटिश आर्मरी पे अटैक किया, गन्स लूट ली, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो गन्स और एम्यूनिशन, बंदूकें और जो कारतूस हैं, जो गोलियां हैं, उसे अलग जगह रखते हैं। बंदूकें तो लूट ली लेकिन एम्यूनिशन नहीं मिला, जो गोलियां नहीं मिली। अभी खाली गोलियों के बिना जो खाली बंदूकें क्या डंडे हैं, तो ये मुकाबला नहीं कर पाए। बट डिड नॉट गेट एम्यूनिशन एज दे वर अनअवेयर दैट ब्रिटिशर डू नॉट केप्ट आर्म्स एंड एम्यूनिशन टुगेदर। इन्हें नहीं पता था कि ब्रिटिश इन दोनों चीजों को इकट्ठा नहीं रखते। ऑल द रेवोल्यूशन वर अरेस्टेड एंड मेनी वर एक्सिक्यूटेड। ठीक है जी, 1930 में कांड हुआ, 1933 तक पुलिस ने बहुत स्टर्न एक्शन लिए, बहुत पूरे इंडिया में रेड्स की, रेवोल्यूशन अलग अलग जगह भाग चुके थे, लेकिन सबको पकड़ लिया। ठीक है, और 1930 से लेकर 1933 तक ये रेड्स चलती रही और 1933 में सूर्या सेन भी पकड़ा गया फाइनली। ठीक है, एक इनसाइडर ने टिप ऑफ दी अपना पुलिस को और उसके घर पे ही सूर्या सेन पकड़ा गया। ठीक है जी, ऑल द रेवोल्यूशन वर अरेस्टेड एंड मेनी वर एग्जीक्यूटेड। कईयों को फांसी की सजा दी गई। सूर्या सेन वाज आल्सो हैंग्ड इन 1933। सूर्या सेन को भी 1933 में फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ये थी चिटागोंग आर्मरी रेड। आज की डेट में जो ये चिटागोंग जगह, इट इज इन बांग्लादेश। ठीक है जी, तो मास्टरमाइंड कौन है? सूर्या सेन। ठीक है जी, क्या मेन कांड किया? ब्रिटिश आर्मरी लूटने के लिए आर्मरी पे हमला किया, गन्स लूट ली, लेकिन एम्यूनिशन नहीं मिला। ठीक है जी, और सूर्या सेन को 1933 में क्या हो गई? फांसी हो गई। चलो नेक्स्ट देखते हैं जी। चलो, वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गई थी 1939 में। वर्ल्ड वॉर सेकंड 1939 टू 1945। तो अब देखो जी, अगस्त ऑफर कौन से ईयर में आया? 1940 में। इसकी डेट पूछी जाती है एग्जाम में, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। On 8th August 1940, the then Viceroy of India Linlithgow gave an offer। 8 अगस्त 1940 को जो समय में भारत के वाइसरॉय थे लिनलिथगो, उन्होंने एक ऑफर दिया। ऑफर क्या था जी? देखते हैं। आफ्टर द वॉर a representative Indian body would be set up to frame a constitution for India। कि वॉर के बाद जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगी तो इंडियन बॉडी सेटअप की जाएगी संविधान बनाने के लिए, इसमें इंडियंस को ऐड किया जाएगा। ठीक है जी। दूसरा, वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी एक्सपेंडेड विदाउट डिले। वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया जाएगा, इसमें भारतीय मेंबर्स को शामिल किया जाएगा बिना किसी डिले के। थर्ड, डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन पूर्ण आजादी नहीं दी जाएगी। अब अचानक से भैया ऐसा क्या हो गया कि ये ऑफर देने लगे? पहले तो ये बोल रहे थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे आपको तो कुछ आता नहीं है बनाना। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ, इनका हृदय परिवर्तन हो गया? तो भाई हुआ क्या, 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गई और इन्हें वर्ल्ड वॉर सेकेंड में चाहिए थी इंडियंस की हेल्प। ठीक है जी। जापान बहुत हावी हो रहा था, ब्रिटेन की इकोनॉमी टूट रही थी। ठीक है, जापान और जर्मनी बहुत हावी हो रहे थे और ब्रिटेन को खतरा भी था कि कहीं जर्मनी इनके ऊपर कब्जा ना कर ले, तो इनको इंडियंस की हेल्प चाहिए थी। ठीक है, तो
एम वॉज टू सीक हेल्प ऑफ इंडियंस इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। भारत से फौजी चाहिए थे, भारत के सेंटीमेंट्स चाहिए थे, भारत के लोगों का समर्थन चाहिए था। एम वॉज टू सीक हेल्प ऑफ इंडियन इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, बट आईएनसी एंड मुस्लिम लीग रिजेक्टेड दिस ऑफर। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस ऑफर को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। महात्मा गांधी स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह, और महात्मा गांधी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत किस टाइम में? कोई मास सत्याग्रह नहीं ऑर्गेनाइज किया गया, छोटे छोटे अलग अलग प्लेसेस पे इंडिविजुअल सत्याग्रही को ड्यूटी दी गई कि वो अलग अलग प्लेसेस पे जाके सत्याग्रह करें। और पहले 3 सत्याग्रही बने, 4 है विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू एंड ब्रह्मदत्त, अंडर द इंडिविजुअल सत्याग्रह। ठीक है जी। सो अगस्त ऑफर को ठुकरा दिया गया भारतीयों की तरफ से कि हम वर्ल्ड वॉर सेकंड में आपकी हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन 1942, चेयरमैन है सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ही वॉज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है इस टाइम में, और इन्हें भेजा गया कि आप इंडियन लीडर्स के साथ जाके टर्म सेटल करो, समझौता करो कि हमें आपकी हेल्प चाहिए वर्ल्ड वॉर सेकंड में, भारत से फौज चाहिए, भारत से हेल्प चाहिए। टू ही केम टू सेटल द टर्म्स विद इंडियन लीडर्स फॉर हेल्प इन वर्ल्ड वॉर सेकंड। क्रिप्स मिशन ने भी क्या डिक्लेयर किया? ही डिक्लेयर डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर, की आपको आजादी दे देंगे भाई, पूर्ण आजादी नहीं होगी लेकिन आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे वॉर खत्म होने के बाद। लेकिन इंडियन लीडर्स ने किसी भी तरह के प्रोमिसेस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ठीक है जी। महात्मा गांधी ने बोला इसको, क्रिप्स मिशन को एक ताना मारा जी, इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैशिंग बैंक। महात्मा गांधी ने क्या, क्रिप्स मिशन क्या एक पोस्ट डेटेड चेक है किसी क्रैशिंग बैंक का। ठीक है, तो ये ताना मारा महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को, जो हमारा क्या मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चेयरमैन कौन थे? स्टैफर्ड क्रिप्स। कौन सी ईयर में आए? 1942 में। तो ये हमारे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम। नेक्स्ट, सीआर फॉर्मूला 1944। अभी क्या हुआ जी, 1944 के दौरान ना जो पाकिस्तान की डिमांड है वो बहुत तेज हो चुकी थी। मुस्लिम कह रहे थे कि हमें नहीं हो पाकिस्तान चाहिए, मतलब अलग कंट्री चाहिए। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने एक फॉर्मूला सजेस्ट किया कि जिन एरियाज में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट, जो बंगाल वाला रीजन है, नॉर्थ वेस्ट सारा पंजाब पाकिस्तान वाला रीजन, कि जहां पे मुस्लिम की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, क्यों ना वहां पे वोटिंग करवाई जाए, प्लेबिसाइट या रेफरेंडम कराया जाए। ठीक है, अगर मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स पाकिस्तान या अलग देश की सपोर्ट में होंगे तो ठीक है, तो अलग देश बना दिया जाएगा। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि मुस्लिम्स को पाकिस्तान चाहिए, खाली मुस्लिम लीग को पाकिस्तान चाहिए। ठीक है जी। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, तो देखते हैं जी। श्री राजगोपालाचारी सजेस्टेड अ रेफरेंडम और प्लेबिसाइट शुड बी कंडक्टेड इन नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट वेयर मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी टू डिसाइड द इश्यू ऑफ सेपरेशन, एज मुस्लिम्स वर डिमांडिंग सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स। मुस्लिम सेपरेट कंट्री की डिमांड कर रहे थे। श्री राजगोपालाचारी ने कहा क्यों ना एक रेफरेंडम या प्लेबिसाइट करवाया जाए एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे, कि हर एडल्ट इसमें वोट डाले। ठीक है, ताकि पता चले कि एक्चुअली मुस्लिम्स को पाकिस्तान चाहिए, खाली मुस्लिम लीग शोर डाल रही है पाकिस्तान के लिए। बट मोहम्मद अली जिन्ना ऑब्जेक्टेड इट। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे ऑब्जेक्ट किया गांधी के आगे। ठीक है, और ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मतलब सीआर फॉर्मूला कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। दिस वॉज सीआर फॉर्मूला जो सी राजगोपालाचारी ने दिया कि रेफरेंडम या प्लेबिसाइट करवाया जाए उन एरियाज में जहां पे मुस्लिम्स की अच्छी खासी तादाद है, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली मुस्लिम्स को अलग कंट्री चाहिए या नहीं। ठीक है जी। अगला देखते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वाज कंसिस्टेड ऑफ एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस एंड स्टैफर्ड क्रिप्स। 3 मेंबर्स थे जी कैबिनेट मिशन प्लान में, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस एंड स्टैफर्ड क्रिप्स। क्योंकि ब्रिटिशर प्लान बना चुके थे भारत को छोड़ने का, तो वो सिस्टमैटिक तरीके से छोड़ना चाहते थे, इसे अपना फेलियर नहीं दिखाना चाहते थे। इट वाज सेंट बाय द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन क्लीमेंट एटली टू सेट अप इंटरिम गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया। ये किस चीज के लिए आया जी? भारत में संविधान सभा बनाने के लिए और जो इंटरिम गवर्नमेंट, टेम्परेरी गवर्नमेंट सेटअप करने के लिए। द मिशन प्रपोज 3 टायर सिस्टम। मिशन ने 3 टीयर सिस्टम प्रपोज किया, द सेंटर, द प्रोविंसेस एंड द प्रोविंशियल ग्रुप्स। इसमें बोला गया जी कि जो सेंटर की पावर है उसे लिमिटेड रखा जाए, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी और
कम्युनिकेशन, ये चीजें सेंटर के अंडर हो, बाकी सारा कुछ प्रोविंसेस को या स्टेट्स को दे दिया जाए। ठीक है, तो ये था कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, एक तो इसने 3 टियर स्ट्रक्चर प्रपोज किया। ठीक है जी, सेंटर प्रोविंशियल प्रोविंशियल ग्रुप्स के लिए, और एक किस चीज के लिए, एक तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान सभा फॉर्म करने के लिए, और जो टेम्परेरी गवर्नमेंट थी इंटरिम गवर्नमेंट उसे फॉर्म करने के लिए। और जवाहरलाल नेहरू 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट के क्या बने जी, पहले प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी, दिस वाज कैबिनेट मिशन प्लान 1946। और 1946 में क्या सेटअप की गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे क्या है जी, ऑन 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग डिक्लेयर डायरेक्ट एक्शन डे। क्या हुआ जी, 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल कर दी, क्योंकि पाकिस्तान की डिमांड बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी इन द वेक ऑफ द सेपरेट पाकिस्तान। ठीक है, सेपरेट कंट्री की डिमांड में डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल हो गई, जिसमें बंगाल और पंजाब में बहुत ज्यादा क्या हुए, दंगे हो गए। ठीक है, और इसमें बहुत लोगों की डेथ होगी, ड्यू टू विच वाइड स्प्रेड राइट टुक प्लेस इन बंगाल एंड पंजाब, क्योंकि नो एरियाज में मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा थी, और मुस्लिम लीग ने दिया था नारा डायरेक्ट एक्शन डे का। ठीक है जी, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसकी डेट। डन जी, चलो, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट नेशनल एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कुछ घटनाएं, जैसे क्रिप्स मिशन, ऑगस्ट ऑफर या डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, ये सब कुछ। तो होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, चीजें समझ आई होंगी, एग्जाम में क्वेश्चंस क्या बनते हैं हमने साथ साथ डिस्कस किए, और ये आपके बहुत काम आने वाली चीज है, बहुत काम आएगी। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि कर भला हो भला। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली